हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पत्थर साहित्य है, जो पत्थर लेखन है, उसके बारे में शुरुआत की थी और उसके अंदर हमने अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं, अर्ध शासकीय जो पत्र होते हैं, उसके बारे में अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, उसके प्रारूप को देखा कि किस प्रकार का प्रारूप है उसका होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में उससे संबंधित पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। ये जो टॉपिक है ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखे हैं और एक छोटे से टॉपिक है, परंतु इसमें से एक दो क्वेश्चन है वो आते हैं और वो थोड़ी सी मेहनत के कारण है वो सही हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो उसमें से दो क्वेश्चन है, दोनों हम अच्छे से सही कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्यादातर गाइडों में इस प्रकार अच्छे से समझा नहीं रखा है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि इसको किस प्रकार करें। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको आप किस प्रकार सही कर सके, किस प्रकार उसको समझ सके, कौन कौन से पॉइंट है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखनी होती है। तो पीछे जो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो हम बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर पे, अभी से लाइक कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक करें। अब देखिए, बात करते हैं हम विज्ञप्ति की, यानी विज्ञप्ति क्या है। आपने देखा कि अभी जिस प्रकार आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हो, क्यों कर रही हो? क्योंकि आपको पता चला है कि सरकार ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की घोषणा की है, तो विज्ञप्ति जारी की थी। सरकार ने क्या किया कि विज्ञप्ति जारी की थी कि भाई हमारे को टीचरों की आवश्यकता है, व्याख्याता है वो लगाने हैं, तो उन्होंने विज्ञप्ति जारी की। अब जो योग्य उम्मीदवार है वो उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो आप विज्ञप्ति के बारे में समझ गए, यानी जितने जो पद खाली होते हैं उसके हिसाब से वो एक पत्र जारी करता है। तो देखिए, इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान, यानी सरकारी भी हो सकता है उसके अंदर और गैर सरकारी जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती है वो। तो सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निर्णय, कोई निर्णय लेते हैं, जिस प्रकार इन्होंने निर्णय लिया कि भाई हमारे जो स्कूल हैं उन स्कूलों में व्याख्याताओं की, टीचरों की जरूरत है। घोषणा, कोई घोषणा करनी हो, निर्देश, कोई निर्देश देना हो, या योजना से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन करते, तो ये एक प्रकार की क्या सूचना ही है जो हमारे तक, आम जनता तक पहुंचे, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। तो विज्ञप्ति के बारे में आप समझ गए कि जो सरकारी और जो गैर सरकारी जो संस्थाएं होती है वो किसी निर्णय या घोषणा, जो निर्देश होता है या उनकी कोई योजनाएं होती है, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक सूचना जारी करती है, उसको हम विज्ञप्ति कहते हैं। तो समझ गए विज्ञप्ति क्या है। विज्ञप्ति के माध्यम से सरकारी या निजी संस्था अपने निर्णय आम जनता तक पहुंचाती है। वही बात है कि जो आम जनता तक है उनकी सूचना वो पहुंच सके, तो वो किसके माध्यम से पहुंचाती है? वो विज्ञप्ति के माध्यम से। जिस प्रकार स्कूलों में टीचरों की कमी है, अगर वो सरकार हमारे को सूचना नहीं देती भाई इतने पदों पे हमारे को टीचर लगाने, तो हमें कैसे पता चलता? ठीक है, तो वो क्या है कि एक अखबार के माध्यम से, या जिस प्रकार आजकल सोशल मीडिया हो गई, तो कहीं भी वो सूचना हमारे को जारी करके एक आम जनता तक वो पहुंच सके, तो विज्ञप्ति जारी करती है। और इसको अच्छे से समझना है तो आपको जो अखबार आते हैं उन अखबारों में विज्ञप्तियां आती है, तो उसको प्रारूप को आप अच्छे से देख सकते हो कि उसके अंदर कहाँ पे पत्र संख्या लिखी होती है, कहाँ पे हमारा बीच वाला हिस्सा लिखा होता है, कहाँ का, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप उसमें अखबार में देख सकते हो अच्छे से, उसके अंदर विज्ञप्ति है, निविदा है, ये सारी चीजें वहां पर दी हुई होती है। विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर आता है, यानी विज्ञप्ति जब जारी की जाती है तो इस प्रकार का, जिस प्रकार हमने एक प्रारूप बनाया, ये प्रारूप है, तो ये करा विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर आता है, यानी यहाँ पर सबसे ऊपर है वो कार्यालय का नाम आएगा और पता आएगा। जो भी कार्यालय है वो भेजने वाला, जिस प्रकार सरकार है तो सरकार ने जो जारी किया है, तो नोटिस बात करें हम, तो ये विज्ञप्ति जारी किए तो ये उसका नाम ऊपर आएगा, उसका पता ऊपर आएगा। कार्यालय के नाम के नीचे बाईं ओर पत्र क्रमांक लिखा होता है। जिस प्रकार ये हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स है, यहाँ पर हमने कार्यालय का नाम लिख दिया, यहाँ पर कार्यालय का नाम लिख दिया। अब ये कह रहा कार्यालय के नाम के नीचे, तो ये नीचे यहाँ आ गए, परंतु ये बाईं ओर, इस ओर यहाँ पर क्या होगा? पत्र क्रमांक लिखा जाता है कि पत्र है वो उसका क्रमांक कितने नंबर का। जिस प्रकार विज्ञप्ति जारी की, तो विज्ञप्ति हर बार आती है, व्याख्याता की विज्ञप्ति जिस प्रकार मान लिया कि 2020 में आई, 2022 में आई,
2000 जिस प्रकार पे 24-25 में आई। तो ये जो विज्ञप्तियां आती है तो इनके कर्मों के हिसाब से पता चलता है कि कौन से क्रमांक पर है, तो उसका क्रमांक सरकार के अंदर उसके जो एक क्रम होता है तो वो क्रमांक नंबर भी है, कौन से क्रम की है तो वो क्रमांक नंबर है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं बाईं ओर। तो कार्यालय के नाम के नीचे क्या होगा, बाईं ओर है वो पत्र क्रमांक लिखे। तो इनको पत्र क्रमांक को दिनांकों को इसको आप अच्छे से सेट कर लीजिए, किसमें बाईं ओर है किसमें दाईं ओर। ज्यादातर है वही सिस्टम चलता है कि जो पत्र क्रमांक है वो बाईं ओर होते हैं, दिनांक है वो इसमें दाईं ओर होते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, वरना एग्जाम में है ना वो प्रारूप आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और आपकी क्वेश्चन वो गलत हो जाएंगे। आगे देख, कार्यालय के नाम के नीचे, कार्यालय के नाम के नीचे दाईं ओर दिनांक लिखा जाता है, क्योंकि हमने जो बॉक्स बनाया, हमने ये बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स बनाया तो इसके अंदर जिस प्रकार ये दो पार्ट हमने की, तो इधर तो बाईं ओर इधर क्या होगा, जो ऊपर तो हमने कार्यालय का नाम लिखा था उसकी बाईं ओर इधर पत्र क्रमांक आ गया और दाईं ओर वो दिनांक लिखा हुआ है। तो द से द मिल रहा है, दाईं ओर दिनांक आएगा, दाईं ओर दिनांक आएगा। इस प्रकार आप इसको सेट कर लीजिए। मध्य भाग में विभक्ति नहीं है ये, ठीक है, विज्ञप्ति है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, विज्ञप्ति है, ठीक है। विज्ञप्ति संख्या और विषय से संबंधित शीर्षक होता है, यानी मध्य भाग में ये जो बीच का जो भाग होता है, ये बीच वाला जो भाग होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विज्ञप्ति संख्या यानी कितने नंबर की ये विज्ञप्ति जारी की हमने, और विषय से यानी किस विषय पे बात करेंगे, जिस प्रकार फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, और भी कोई चीज होती है जिसी जो भी होती है, तो उसका जो हमें यहाँ प्रदर्शन होता है, कितने पदों में किस विषय के कितने पद है, क्या है, वो जो सारी बातें कहाँ कब एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई होती है बीच वाले। सबसे नीचे दाईं यानी ये दायां भाग है यहाँ पर सबसे नीचे, ठीक है, नीचे दाईं ओर विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पद होता है। यहाँ पर विज्ञप्ति किसने जारी की है उसका नाम आएगा और उसका पद आएगा। विज्ञप्ति का प्रारूप देख लेते हैं कि विज्ञप्ति का प्रारूप किस प्रकार का होता है। देखिए प्रारूप की बात करें तो इस प्रकार हमने ये बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स के अंदर आ गया, ये बॉक्स के अंदर आ गया। तो ये ऊपर हमने देखा कि हमने जो पॉइंट पढ़े थे उन पॉइंटों में क्या लिखा था कि कार्यालय का नाम सबसे ऊपर और उसका नाम और पता आएगा, तो ये हमने कार्यालय का नाम और पता लिख दिया। फिर उसमें लिखा हुआ था कि पत्र में जो विज्ञप्ति होती है उसमें कार्यालय के नाम के नीचे बाईं ओर, तो ये कार्यालय का नाम है उसके नीचे ये हो गया बाईं ओर, ये बाईं ओर हो गया। तो बाईं ओर पत्र क्रमांक आएगी, हमने पत्र क्रमांक लिखे। फिर इधर क्या होगा, दाईं ओर है वो दिनांक लिखा होगा, यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाले हिस्से में विज्ञप्ति की संख्या और जो विषय है वो यहाँ पर 2 4 5 10 लाइन जो भी होगी उसके अंदर ये सारा मैटर आ जाएगा। और नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर, जिसने भेजा है, भेजने वाले जो विज्ञप्ति जारी करने वाला है, ठीक है, भेजने वाला है जो जारी करने वाला है, उस जारी करने वाले अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और उसका पद नाम, कौन से अधिकारी है वो उसका पद होगा, उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया विज्ञप्ति का इस प्रकार का प्रारूप होगा। ये प्रारूप आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ये पत्र क्रमांक किधर आएंगे, कार्यालय का नाम किधर आएगा, दिनांक किधर आएगी, ठीक है, अधिकारी के हस्ताक्षर वो किधर आएंगे नीचे की ओर जो भी है, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अच्छे से अगर दिमाग नहीं लगाते हो। देखने में अभी ये सरल सा लगता है पर वहां कंफ्यूजन करता है कि परिपत्र में ऐसा था या नहीं था, परिपत्र में दिनांक किधर लिखा जाता था, परिपत्र में पत्र क्रमांक होता था या नहीं होता था। तो इस प्रकार के जो एक एक पॉइंट है इसको आपको दिमाग में अच्छे से सेट करना होता है। अब देखिए परिपत्र, विज्ञप्ति के बारे में देख लिया, अब परिपत्र के बारे में देखते हैं। अब जो परिपत्र है, इस परिपत्र को अंग्रेजी में करिकुलर कहा जाता है, ठीक है। अब ये परिपत्र क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। परिपत्र की संरचना सरकारी पत्रों के जैसे ही होती है, तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये औपचारिक शैली में लिखा जाएगा, क्योंकि जो सरकारी पत्र होते हैं एक अर्ध सरकारी पत्र को छोड़कर सारे जो सरकारी पत्र है वो औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। तो परिपत्र की संरचना क्या होती है, सरकारी पत्रों के जैसी ही होती है। मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना अथवा अनुदेश या निर्देश अपने अधीन कार्यालय या कर्मचारी को देते हैं तब सरकारी पत्र के स्थान पर परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसको समझने की जरूरत है, अच्छे से समझिए कि परिपत्र में क्या होता है कि परिपत्र के अंदर
मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना हो या अनुदेश हो या निर्देश हो अपने अधीन का मतलब वही बात हो गई कि जिस प्रकार हम बात करें कि एक जिला कलेक्टर है तो उस जिला कलेक्टर अंडर में सारी जो हमारी जो पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, वो जो उसके अंडर में आती है। तो ये कह रहा है जो जैसे सारे जो थाने हैं वो उसके अंदर में आता है। तो ये कह रहा है कि मंत्रालय विभाग कार्यालय जब कोई सूचना तो अनुदेश या निर्देश अपने अधीन कार्यालय, जिसके अधीन जितने भी कार्यालय होते हैं या कर्मचारी को देते हैं, तब सरकारी पत्र के स्थान पर, यानी वहां पर सरकारी पत्र को काम में नहीं लेकर परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। जब इस प्रकार की सूचना जो अधीन होते हैं उन अधीन को जब वही सूचना दी जाती है तो वहां पर हम क्या काम में लेंगे, परिपत्र का उपयोग करेंगे। परिपत्र एक सरकारी ही पत्रों की जैसे होता है, परंतु हम जब जो हमारे अधीन जो कार्यालय, जिस अधिकारी के अधीन जो उसके अंडर में जो भी कार्यालय आते उनको अगर वो पत्र लिखता है, कोई सूचना देना चाहता है, तो उस टाइम वो परिपत्र को काम में लेगा, सरकारी पत्र को काम में न लेकर उस परिपत्र का प्रयोग करेगा। इसका प्रयोग कार्यालय या मंत्रालय तक सीमित रहता है, यानी इसका प्रयोग है वो कार्यालय और मंत्रालय तक सीमित रहता है। जैसे एक मंत्रालय, वो मंत्रालय ने उन कार्यालय को भेजा है, तो इन कार्यालय और मंत्रालय के बीच तक ही ये सीमित रहता है, आम जनता तक की बात नहीं है। ये सिर्फ कार्यालय, मंत्रालय से कार्यालय तक ही आता है। जब एक ही सूचना या आदेश अनेक कार्यालयों, मंत्रालयों, अधीनस्थ या संबंध विभागों तथा कर्मचारियों को भेजनी हो तब परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी सूचना तो एक ही है, सूचना तो एक ही है। जिस प्रकार हम बात करें कि एक चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है, वो चुनाव करवाना चाह रहा है, चुनाव करवाना तो जो चुनाव आयोग है वो एक मंत्रालय हो गया, तो वो चुनाव आयोग है वो क्या है, वो सूचना जारी करेगा कि भाई उसके अंदर कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लिया कि उन सूचनाओं को हमारे जैसे एसडीएम को भेजता है, एसडीएम को भेजता है, जिला कलेक्टरों को भेजता है, ठीक। तो अलग अलग जो कार्यालय तो भेजता है, सूचना तो एक ही है कि भाई चुनाव करवाने, तो उस चुनाव के जो दिशा निर्देश है वो आम जनता तक आप पहुंचाए। तो उन्होंने जो चुनाव आयोग ने जैसे कलेक्टर को सूचना दे दी, एसडीएम को सूचना दे दी। अब जो एसडीएम का आगे काम क्या होगा, एसडीएम वो भेजेगा, वो जैसे मान लियो पंचायतों तक भेज दिया, स्कूलों में जो भी है जो टीचर होते हैं उनको वो सूचनाएं दे दी। तो इस प्रकार होते है कि सूचना एक ही होती है, सूचना तो एक ही होती है, परंतु उसको अलग अलग कार्यालयों तक भेजना होता है, उस टाइम परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय, मंत्रालय, अधीनस्थ या संबंध विभागों तथा कर्मचारियों को भेजनी हो तब परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र का प्रेषक एक ही होता है, प्रेषक का मतलब भेजने वाला तो एक ही होता है, परिपत्र का प्रेषक एक ही होता है, और विषय वस्तु भी एक ही होती है, क्योंकि जो मैटर, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि चुनाव के बारे में सूचना दे दी, तो उस विषय भी एक ही है और भेजने वाला भी एक ही है। परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में भी हो सकता है। सामान्य पत्र का जो हम एक बोलचाल की भाषा में हमारे जो दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, जो पत्र व्यवहार करते हैं, तो ये कहता है कि परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में भी हो सकता है, एक ज्ञापन के रूप में भी हो सकता है। ज्ञापन क्या होता है, ये ज्ञापन जिस प्रकार हमारे एग्जाम की डेट है वो जैसे आगे बढ़ रही हो या आगे नहीं बढ़ रही हो किसी कारणवश, तो हम जैसे मान लियो कि वो एक एसडीएम को हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, तो एक ज्ञापन देते हैं जो एक पत्र ही होता है, जिसके अंदर जो हमारी जो समस्या होती है, जो हमारे जो एक मांग होती है, वो मांग हम लिखकर उसको देते हैं। तो ये एक ज्ञापन के रूप में भी हो सकता है और एक आदेश के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि जो है एक चुनाव आयोग आदेश जारी कर सकता है वो परिपत्र के माध्यम से कि आपको जो मैं नियम बता रहा हूँ, इन नियमों को आपको पालन करना है। तो ये कहने का मतलब परिपत्र है, वो परिपत्र एक सामान्य पत्र की भांति भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में हो सकता है, परिपत्र एक ज्ञापन के रूप में हो सकता है, परिपत्र एक आदेश के रूप में हो सकता है, या फिर एक कोई दूसरा पॉइंट दे देगा। तो इसको आपको समझना है कि ये परिपत्र में सारी चीजें होती है। कि आपसे पूछ ले कि परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में नहीं होता है, तो कहना मतलब वो गलत बात है, क्योंकि परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में होता है। तो परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में हो सकता है, ज्ञापन के रूप में हो सकता है, एक आदेश के रूप में हो सकता है। तो आदेश, ज्ञापन और सामान्य, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। परिपत्र अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है, तो ये बात तो आम हो गई कि जो ज्यादातर जो पत्र है वो सारे क्या अन्य पुरुष शैली में, ये तो ये आपको दिमाग में रखनी है। परिपत्र का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को सूचना देना होता है, क्योंकि परिपत्र में क्या, मैंने आपको बताया कि एक चुनाव आयोग है, वो एसडीएम को लिखता है कि हम चुनाव करवाएंगे, तो वो जो दिशा निर्देश जारी करता है कि उनका आपको पालन करना होता है, या ये आपके लिए सूचना है जिसको आप अपने दिमाग में रखिए। तो कहने का मतलब एक सूचना ही तो हुई वो,
भाई एक सूचना है तो परिपत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको एक सूचना जारी करना। परिपत्र में सबसे ऊपर, परिपत्र में सबसे ऊपर दाहिनी ओर परिपत्र लिख दिया जाता है। कहने का मतलब ये जो परिपत्र हमने ये परिपत्र बनाया, ये कह रहा है कि परिपत्र के सबसे ऊपर दाहिनी ओर यहाँ पर परिपत्र लिख दिया जाता है। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़कर अगली पंक्ति के लगभग मध्य में विशेष संकेत होता है। यानी ये जो बीच वाला थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ पर ये जो बीच वाला जो भाग है यहाँ पर विशेष संकेत होता है कि किस विषय में हम चर्चा करेंगे। परिपत्र में प्रेषक का नाम तभी दिया जाता है जब परिपत्र मुख्यालय के बाहर अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि परिपत्र में प्रेषक का नाम यानी जिसको जो भेजने वाला है, तो परिपत्र में प्रेषक का नाम तभी दिया जाता है जब परिपत्र मुख्यालय से बाहर भेजा जाता है और जो अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तब है वो उसमें दिया जाता है, बाकी उसके अंदर प्रेषक का नाम है वो नहीं दिया जाता है। आगे देखो, परिपत्र में संदर्भ, संबोधन और अधोलेख बहुधीय की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसके अंदर संबोधन की जरूरत नहीं है। जो हम संबोधन करते हैं जैसे महोदय जी, श्रीमान, वो जो इसमें उसकी जरूरत नहीं है। अधोलेख बहुधीय की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें उनकी आवश्यकता नहीं होती है परिपत्र में, क्योंकि वहां से सीधे वो सूचना जारी करना होता है तो वो सारों को देनी होती है, उसके अंदर इस प्रकार की चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। परिपत्र के अंत में दाईं ओर, अंत का मतलब ये हो गया इस प्रकार और दाईं ओर या नीचे हो गया, ठीक है। अंत में दाईं ओर जारी करने वाला है अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम व पदनाम अंकित होते हैं। तो जारी करने वाला जैसे चुनाव आयोग ने जारी किया तो चुनाव आयोग का जो मुख्य जो अधिकारी होता है उस अधिकारी के वहां पर हस्ताक्षर, उसका नाम हुआ लिखा हुआ होता है अंत में। तो सभी में अंत में आते हैं लगभग, यहाँ पर तो ज्यादा इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सभी के अंदर है ना सारी चीजें अंत में ही आती है। यहाँ पर जो बताया सभी में ये भेजने वाले के हस्ताक्षर यही अंत में ही होते। कुछ ही चीजें हैं थोड़ी बहुत जो इधर उधर होती है, उनको आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनाएंगे। जो सेम चीजें वो तो फिर सभी में सेम ही रहेंगी, तो वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। परिपत्र के अंत में बाईं ओर प्रतिलिपि सूचना प्रेषित लिखा जाता है। यानी परिपत्र के अंत में, तो ये जो बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स है और ये परिपत्र का अंत है। इसके बाईं ओर, तो यहाँ पर ये बाईं ओर आ गया। परिपत्र के अंत में बाईं ओर प्रतिलिपि सूचना प्रेषित किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है, लिखा जाता है। परिपत्र किसी मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही जारी किए जाते हैं। यानी परिपत्र क्या होता है, जैसे यह मंत्रालय था, यह मंत्रालय जैसे चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग से यहाँ एसडीएम कार्यालय पर भेज दिया, तो मंत्रालय से कार्यालयों के बीच में ही ये परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, आम जनता तक ये नहीं आता। जिस प्रकार हमने विज्ञप्ति जारी की, तो विज्ञप्ति तो क्या कि आम जनता को सूचना देनी होती है, यहाँ पर आम जनता तक की बात नहीं है। आम जनता, फिर आम जनता को तो सूचना कौन देंगे भाई, चुनाव की जिस प्रकार यहाँ एसडीएम कार्यालय आ गया, एसडीएम कार्यालय से फिर ये जो स्कूलों में है, पंचायतों में है, ये जो सूचना है, तो फिर जो टीचर लोग होते हैं, जो एसडीएम के रूप जिसे ग्राम सेवक होते, तो इनको जब ये सूचना मिलेंगी तो इनसे जो चर्चा है वो फिर गांव तक आएगी। तो सीधे परिपत्र का प्रयोग नहीं होता, परिपत्र का कार्यालय और मंत्रालयों के बीच में ही होता है। जिस प्रकार विज्ञप्ति तो सूचना वो सार्वजनिक की जाती है। अब इसका प्रारूप देख लेते हैं। तो ये हमारा जो प्रारूप है परिपत्र का जो प्रारूप है, विभाग का नाम व पता यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होगा, ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। यहाँ परिपत्र संख्या आ जाएगी बाईं ओर, दाईं ओर दिनांक आ जाएगी। यहाँ पर जो विषय किस विषय में, तो यहाँ मैंने बताया विषय संदर्भ लिखकर यहाँ पर यदि आवश्यक हो तो, यानी ये संदर्भ लिखकर आवश्यक हो तो जो भी जो चीज होती है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है बीच में। जो विषय लिखकर भाई जी किस विषय पर हम बात करेंगे, अगर आवश्यक हो तो लिखना होता है, बाकी छोड़ देते हैं इसको। फिर नीचे आया है बीच का भाग, कार्यालय कर्मचारियों का विवरण, यानी जो भी सूचना जिस जिनको भेजनी है तो वो कार्यालय कर्मचारियों का विवरण। फिर जारीकर्ता अधिकारी का नाम व पद, हस्ताक्षर जो है नीचे की ओर, जो है क्या ये दाईं ओर है, दाईं ओर नीचे है ये, ठीक है। दाईं ओर नीचे की ओर ये जो जारी करने वाला है, जो परिपत्र को भेजने वाला उस अधिकारी के नाम और उसका पद और उसके हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाते। तो ये ज्यादातर जो प्रारूप है सभी का है ना वो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो आपको दिमाग में रखना है।
अब नीचे की ओर बताया था मैंने कि प्रतिलिपि सूचनार्थ, ये क्या होगा, ये नीचे की ओर बाईं ओर आएगा, नीचे की ओर बाईं ओर आएगा। फिर यहाँ जो प्रतिलिपि सूचनार्थ का मतलब है कि जो किस किस को, जिस प्रकार मान लिया चुनाव आयोग ने भेजा है तो चुनाव आयोग एसडीएम कार्यालय में भेज दिया, वो तहसील कार्यालय में भेज दिया, फिर जिस मान लिया पंचायत समिति को भेज दिया, ठीक है। तो ये जितने भी जो कार्यालय होंगे उन अलग अलग कार्यालयों, तो वहां पर भी कार्यालयों के नाम दर्शाने होते हैं कि भाई ये जो किस किस को ये सूचना है वो जानिए, क्योंकि सूचना देने वाला एक ही होता है, सूचना देने वाला एक ही होता है और सूचना भी एक ही होती है। भाई जैसे चुनाव आयोग से सूचना आई है और सूचना क्या है कि चुनाव से संबंधित है, वो बात बतानी है, चर्चा करनी है, तो वो तो चीज दोनों एक ही है, परंतु भेजनी अलग अलग जगह है, भेजनी अलग अलग जगह। तो अलग अलग जो कार्यालयों के नाम है यहाँ पर किस किस को भेजनी है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए होते। प्रतिलिपि सूचना का मतलब ये प्रतिलिपि यहाँ पहुंचानी है। समझ में आ गया? तो ये परिपत्र का है वो प्रारूप है। अब आगे इसके बाद में है वो हम परिपत्र के बाद में जो निविदा है, उस निविदा के बारे में, ज्ञापन के बारे में और अधिसूचना के बारे में अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। और फिर इतना ही हमारे इसके अंदर जो पत्र से संबंधित है वो सिलेबस है। 2 क्लास हमने कर लिए, तीसरी क्लास के अंदर ये देख लेंगे। फिर चौथी क्लास है उसके अंदर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाते वो हम देखेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। आप लाइक कम करते हो, लाइक जरूर करें, आपके लाइक करने से मोटिवेट होते हैं, तो आप लाइक जरूर करें। अभी तक वर्तमान में मेरे चैनल पे लगभग 400 के सब्सक्राइबर है, फिर भी आप वीडियो को उतना वॉच नहीं करते हो। अब अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप वीडियो भी देखा करें, आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक भी करें। किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो आप निसंकोच, क्योंकि जो चीजें मेरे को बताएंगे तो ही मेरे को पता चलेगा। तो आप कोई कमी रहती है तो भी आप मेरे को बताएं कि भाई सर जी इसके अंदर ये कमी रह रही है, आप इसमें सुधार कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी जो मांग है उसको आपकी पूर्ति की जाएगी। आप मेरे को बताइए कि आपको क्या चीज है, वो आगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।